गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। बायोलॉजी सीरीज 7 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है। आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। आज का टॉपिक है। आप सभी लोग जुड़े। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है सेल डिवीजन आपके लिए। इससे पहले आपको कुल 6 सीरीज मिलेंगे, आप सभी उसे देख सकते हैं। स्टार्टिंग की जो भी सीरीज गए हैं उसे ज़रूर देखें। जो लोग देखे हैं वो भी रिकॉल करें ताकि बायो का कॉन्सेप्ट बना रहे और बायो का क्वेश्चन आपका रिकॉल हो सके। तो सभी लोग जुड़े। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये। इसलिए आप सभी समय से शामिल हैं और अंत तक बने रहें। जो भी लोग जुड़े कोशिश करें कि क्लास में अंत तक बने रहें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लाइक शेयर करें, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें। जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए सभी लोग जुड़े और सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। जितने लोग जुड़ते हैं कोशिश करें कि आप सभी लाइव चैट में आंसर करें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए और सभी लोग रेडी हो जाए आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? यानी कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट हुक, सेकेंड है एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है रॉबर्ट विर्चो ने। तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? आप लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ध्यान रहे, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम जो है वो रॉबर्ट विर्चो ने देखा था, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि सेल डिवीजन को सर्वप्रथम रॉबर्ट विर्चो ने देखा था। जैसे हम लोग देखे थे इससे पहले भी कि किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल या कोशिका होती है। और अगर हम लेते हैं कि मानव जीवन, तो मानव जीवन की शुरुआत जो है एकमात्र कोशिका से होती है और उसमें 5000 अरब कोशिकाओं की निर्माण होती है। तो ये 1 से 5000 अरब कोशिकाओं का निर्माण जो है वो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन से होता है, ध्यान रखेंगे। और मानव में जो एक कोशिका बनता है वो माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु से बनता है। और इस तरह से माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु से एक कोशिका का निर्माण होता है और यही एक कोशिका से जो है कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कुल 5000 अरब कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो रॉबर्ट विर्चो ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के हैं? कोशिका विभाजन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन है आपका 1 नंबर 2, बी है 3, सी है 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के हैं? आप लोग आंसर करें। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में होते हैं असूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस, सेकेंड होता है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, इसे मिटोसिस कहा जाता है, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ये मिटोसिस और मियोसिस। तो ये कोशिका विभाजन 3 प्रकार के आप ध्यान रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु में कोशिका विभाजन होता है? आप लोग आंसर करें। जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कोशिका विभाजन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है असूत्री, सेकेंड है समसूत्री,
थर्ड है अर्धसूत्री और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आंसर करें आप सभी लोग। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन होते हैं। सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं लाइव चैट में आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि जो जीवाणु होते हैं वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। जैसे हम लोग पीछे देखे थे कि कोशिका भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और दूसरा जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो अविकसित होते हैं और यूकैरियोटिक विकसित होते हैं। और आपका प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत ही जीवाणु या बैक्टीरिया आते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में जो कोशिका विभाजन होते हैं वो असूत्री विभाजन होते हैं। तो जीवाणु में कौन सा कोशिका विभाजन होगा? तो असूत्री कोशिका विभाजन होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ध्यान रखेंगे जीवाणु में कौन सा कोशिका विभाजन होगा? तो असूत्री कोशिका विभाजन होगा। इसके अलावा नीलहरित शैवाल, अमीबा, ईस्ट, प्रोटोजोआ, ये सारे जीवों में जो है वो कोशिका विभाजन जो होगा वो असूत्री कोशिका विभाजन होगा। ये मिटोसिस डिवीजन होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका विभाजन होता है। लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, अब आप लोग इसका आंसर करें। प्रोकैरियोटिक यानी कि अविकसित कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होगा? ऑप्शन नंबर 1 है असूत्री, सेकेंड है समसूत्री, थर्ड है अर्धसूत्री और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका विभाजन होता है, यानी कि अविकसित कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो ध्यान रखेंगे अभी हम बताएं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है वो कौन सा कोशिका विभाजन होगा। तो इसमें असूत्री यानी कि मिटोसिस डिवीजन होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका विभाजन कौन होगा? तो असूत्री कोशिका विभाजन होगा। इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि बॉडी सेल में कोशिका विभाजन होता है। बॉडी सेल, सभी लोग आंसर करेंगे। बॉडी सेल में कौन सा कोशिका विभाजन होगा? यानी कि कायिक कोशिकाओं, बॉडी सेल यानी कि कायिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होगा? हमारे शरीर में कौन सा कोशिका डिवीजन होंगे? तो बॉडी सेल की बात करें, शरीर में जो है वो बॉडी सेल यानी कि कायिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होगा? ऑप्शन नंबर 1 है असूत्री, सेकेंड है समसूत्री, थर्ड है अर्धसूत्री और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बॉडी सेल में कोशिका विभाजन कौन सा होगा? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है बायो सीरीज। जो लोग बीच से जुड़ते हैं कोशिश करें समय से जुड़े और अंत तक बने रहें। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये। आप सभी अपने तैयारी को रिकॉल कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए आप समय से क्लास फॉलो करें, तैयारी को बेहतर बनाएं ताकि नतीजा काफ़ी बेहतर हो सके। तो बॉडी सेल में कोशिका विभाजन होता है, ध्यान रखेंगे सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। हमारे बॉडी सेल में कायिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो होता है वो आपका ध्यान रखेंगे समसूत्री विभाजन होते हैं। मीटोसिस डिवीजन होंगे, ध्यान रखेंगे मीटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन होगा कहाँ पे? तो बॉडी सेल में। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समसूत्री कोशिका विभाजन की कितनी अवस्था होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि मीटोसिस डिवीजन में जो है वो इसके कितने अवस्था होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 4, बी नंबर है ऑप्शन नंबर 5, सॉरी सी है 6 और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 है 4 अवस्था, ऑप्शन बी है 5 अवस्था, ऑप्शन सी है 6 अवस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की कितनी अवस्था होती? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें।
सभी लोग आंसर करें। समसूत्री कोशिका विभाजन के कितनी अवस्था होती है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि समसूत्री कोशिका विभाजन के जो है वो 5 अवस्था होती है। 5 अवस्था होती है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन में जो है एकमात्र कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि अगर एक कोशिका है तो इसमें जो है वो इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, एकमात्र कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका प्रथम चरण में आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक कोशिका से जब यहाँ पर 2 कोशिका का निर्माण होता है तो इसके लिए इसको कितने अवस्था से गुजरने पड़ते हैं, तो इसको कुल 5 अवस्था से गुजरना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था क्या है। यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन अभी हम देखें कि 5 अवस्था से गुजरती है, तो इनके 5 अवस्था में प्रथम अवस्था कौन होती है, आप लोग को आंसर करना है। सबसे प्रथम अवस्था कौन है? ऑप्शन है 1 नंबर इंटरफेज, सेकेंड है प्रोफेज, थर्ड है मेटाफेज और फोर्थ है एनाफेज और फिफ्थ है टेलोफेज। तो समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था कौन है? इंटरफेज, जिसे अंतरावस्था कहा जाता है। सेकेंड जो है प्रोफेज, जो कि पूर्वावस्था कहलाता है। तीसरा है मेटाफेज, जिसे मध्यावस्था कहा जाता है। एनाफेज यानी कि पश्चावस्था और टेलोफेज मतलब अंत्यावस्था। तो ये आपका जो है समसूत्री कोशिका विभाजन को 5 अवस्था है और ये 5 अवस्था आपके सामने है, जिसमें प्रथम अवस्था कौन है, आप लोग आंसर करें। प्रथम अवस्था इसमें से कौन है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था जो है वो इंटरफेज कहलाते हैं, यानी कि अंतरावस्था कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था जो है वो इंटरफेज या अंतरावस्था कहलाते हैं, ध्यान रखना है। और इसे तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि इंटरफेज को तैयारी की भी अवस्था कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था जो है वो इंटरफेज कहलाता है। तो ये आपका जो है वो अंतरावस्था, जिसे तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में कोशिका का आकार जो है वो काफ़ी फूल जाते हैं, फूलकर मोटा हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था कौन है, तो इंटरफेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन है? सेल डिवीजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन है? ऑप्शन वही है आपका इंटरफेज अंतरावस्था, सेकेंड है प्रोफेज जिसे कहते हैं पूर्वावस्था, तीसरा है मेटाफेज मध्यावस्था, चौथा है एनाफेज पश्चावस्था और नेक्स्ट है टेलोफेज अंत्यावस्था। तो कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन है, सभी लोग आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन है। तो ध्यान रहे कोशिका विभाजन के सबसे बड़ी अवस्था जो है वो इंटरफेज ही होता है। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज ही होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन की यह सबसे बड़ी अवस्था है अंतरावस्था। इसमें कोशिका विभाजन में कुल समय का जो है, अगर कुल समय अगर हम लें तो उसका 95% भाग जो है कोशिका विभाजन का वो आपका इंटरफेज ही होता है। ध्यान रखेंगे कोशिका विभाजन के कुल समय का 95% लगभग इसमें जो है वो 22 घंटा का समय लगता है इंटरफेज में। तो आप ध्यान रखेंगे कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन है, तो इंटरफेज है, जिसमें कुल का 95% और लगभग 22 घंटा समय लेता है आपका इंटरफेज। और इसमें जो है वो कोशिकाएं फूलकर काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसे तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है
कि कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन है। अभी तो हम लोग देखें कि सबसे बड़ी अवस्था जो है वो इंटरफेज कहलाया। सबसे छोटी अवस्था कौन है, इसका आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें। सबसे छोटी अवस्था कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है इंटरफेज, सेकेंड है प्रोफेज, फोर्थ है मेटाफेज, फोर्थ है एनाफेज और नेक्स्ट है टेलोफेज। सेम ऑप्शन है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब इसका आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन है? तो ध्यान रखेंगे कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था जो है वो पश्चावस्था होता है, यानी कि एनाफेज होता है। ध्यान रखेंगे एनाफेज, पश्चावस्था जो है वो सबसे छोटा होता है। इसमें मात्र जो है वो 2 से 3 सेकेंड का समय लगता है। आप ध्यान रखेंगे इसमें 2 से 3 सेकेंड का समय लगता है आपका एनाफेज में। यह सबसे छोटी अवस्था है। इस अवस्था में जो है वो गुणसूत्र जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज और सबसे छोटी अवस्था एनाफेज कहलाते हैं। ये 2 पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में सेंट्रोसोम दोनों छोर पर ध्रुव बना लेते हैं? कौन सी अवस्था में सेंट्रोसोम दोनों छोर पर ध्रुव बना लेते हैं, यानी कि जो क्रोमोजोम होते हैं वो दोनों छोर पर ध्रुव बना लेते हैं? कौन सी अवस्था में आप लोग को आंसर करना है। ऑप्शन है आपका वही इंटरफेज, सेकेंड है प्रोफेज, थर्ड है मेटाफेज, नेक्स्ट है एनाफेज और नेक्स्ट है टेलोफेज। सब क्वेश्चन में ऑप्शन वही है लेकिन क्वेश्चन यहाँ बदल रहा है। आप लोग आंसर करें कौन सी अवस्था में सेंट्रोसोम दोनों छोर पर ध्रुव बना लेते हैं? आंसर करें सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि कोशिका विभाजन के हम लोग पहला अवस्था इंटरफेज कहते देखे थे, जिसे तैयारी की अवस्था कहते हैं। उसके बाद की जो अवस्था होती है वो प्रोफेज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं आपका पूर्वावस्था। इस अवस्था में कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है प्रोफेज में। और इसमें क्या होता है कि केंद्रिक जो होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे कल भी देखे थे कि केंद्रिक आपका जो है वो केंद्रिका के अंदर केंद्रिक था तो वो लुप्त हो जाता है, और जो उसके अंदर तारक काय रहते हैं वो सभी जो है वो ऊपर में ध्रुव बना लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ ध्रुव बना लेते हैं। तो इस अवस्था को जो है वो प्रोफेज कहा जाता है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसे प्रोफेज या पूर्वावस्था कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीच की अवस्था है? निम्न में से कौन जो है वो बीच की अवस्था है? ये क्वेश्चन एसएससी कितने बार पूछा है कि कौन सी अवस्था जो है बीच की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन वही है आपका इंटरफेज, सेकेंड है प्रोफेज, थर्ड है मेटाफेज, फोर्थ है एनाफेज और फिफ्थ है टेलोफेज। तो कौन से बीच की अवस्था है, इसका आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें कौन सी बीच की अवस्था है। तो ध्यान रखेंगे बीच की अवस्था जो है वो मेटाफेज होता है, जिसे मध्यावस्था कहा जाता है। मेटाफेज जो होता है वो बीच की अवस्था कहलाता है। आपको ध्यान रखेंगे या इसमें क्या होता है कि जो आपका तूर के निकलते हैं, जो आपका जो है क्रोमोसोम से, वो बिल्कुल मध्य में आ जाते हैं, दोनों के बीच में आ जाते हैं, और इसको पूरा होने में जो है वो 2 से 10 मिनट के समय लग जाते हैं। तो और ये अवस्था जो है वो आपका बीच का अवस्था कहलाता है। ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछता है कि कौन सा अवस्था जो है बीच का अवस्था है। तो ध्यान रखेंगे मेटाफेज जो है वो बीच का अवस्था है, यानी कि मध्य अवस्था बीच का अवस्था है। इसके ऊपर भी 2 अवस्था है, इंटरफेज और प्रोफेज, और नीचे है एनाफेज और टेलोफेज। तो ध्यान रखेंगे मेटाफेज जो होता है वो बीच का अवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा बीच की अवस्था? सेम क्वेश्चन आ गया है लग रहा है, इसका भी आंसर वही हो जाएगा। बीच की अवस्था कौन है? तो इसका भी आंसर जो है वो
मेटाफेज हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया रिपीट, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में जनन या वृद्धि कौन से विभाजन द्वारा होता है? आंसर करें सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलैंगिक प्रजनन करने वाले, ध्यान रखेंगे, अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में जनन या वृद्धि कौन से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है सूत्री विभाजन, सेकंड है समसूत्री, थर्ड है अर्धसूत्री और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो अलैंगिक प्रजनन करने वाले, ध्यान रखेंगे, उसमें जनन या वृद्धि जो होता है वो आपका कौन से विभाजन के फलस्वरूप होता है? सभी लोग आंसर करें। अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में जनन या वृद्धि कौन से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होते हैं? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में वृद्धि, जनन या वृद्धि जो होता है वो कौन से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन या मीटोसिस इसे कहते हैं, इसे मीटोसिस भी कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इसे मीटोसिस कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसे ध्यान रखेंगे, इसे इंग्लिश में मीटोसिस कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में जनन या वृद्धि जो होते हैं वो आपका समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, मीटोसिस के द्वारा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी समय से क्लास को फॉलो करें। और जो लोग लास्ट में जुड़ते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी समय से शामिल हों और लाइव चैट में आंसर करें। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, देखिएगा काफ़ी अच्छा होगा। आप जो है वो लाइव चैट में आंसर करेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा। जो लोग सोचते होंगे कि हम बाद में देख लेंगे, लेकिन देखिए आप बाद में, लेकिन आप लाइव चैट में जुड़कर ज़रूर आंसर करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका जो डर है वो डर समाप्त होगा। आप देखिएगा बेहतर करेंगे, कड़ी मेहनत करें, क्योंकि आपको पता है कि कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। तो आप कड़ी मेहनत करें, देखिए कि आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा जहाँ शायद आप सोच रहे हो कि किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा, तो किस्मत से कहीं ज़्यादा आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें तो जो है वो किस्मत में जो होगा वो मिल ही जाएगा, तो शायद आपको उतना ही भर मिलेगा जो कि आपकी किस्मत में है। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो देखिएगा आपको किस्मत से कहीं ज़्यादा मिलेगा। इसलिए आप सभी कड़ी मेहनत करें। और कल ही की क्लास में हम आपको बताए थे कि आप सभी को मेरे तरफ से 3 सलाह थे, सोचो मत शुरुआत करो, वादा मत करो साबित करो, और तीसरा था बताओ मत करके दिखाओ। तो ये सब लाइन को फॉलो करें और देखिएगा आप जो है वो जो चाहेंगे उसे हासिल करेंगे, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है। आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली पर्सन हैं। आप अगर चाह लेंगे तो हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो इस दुनिया में है। लेकिन इसके लिए आपको चाहने के लिए सोचना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे तभी पॉसिबल है। अगर हम चाह ले या फिर आपके पड़ोसी चाह ले तो कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। इसलिए आप पहले चाहें, देखिएगा काफ़ी अच्छा होगा। तो आप सभी ज़रूर ये लाइन को फॉलो करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आप विजेता बन सकते हैं। आप में है इतना पावर, आप शक्तिशाली हैं। आप शक्तिमान से कम नहीं हैं, आप शक्तिमान से भी ज़्यादा जो है वो मजबूत और शक्तिशाली हैं। इसलिए आप शक्तिमान नहीं बल्कि शक्तिशाली बने, अपने अंदर के शक्ति को पहचाने और आगे देखिए कि कितना बेहतर होगा। मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है कौन सा कोशिका विभाजन? शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए ऑप्शन नंबर 1 है सूत्री, सेकेंड है समसूत्री, थर्ड है अर्धसूत्री और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है कौन सा कोशिका विभाजन? आप लोग आंसर करें।
सभी लोग आंसर करें। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए कौन सा सेल डिवीजन आवश्यक है? आप लोग आंसर करें। अभी हम लोग देखे थे अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में कोशिका का विभाजन जो होता है वो समसूत्री मीटोसिस होते हैं। तो इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जो है वो समसूत्री कोशिका विभाजन आवश्यक होती है, यानी कि इसका भी आंसर बी नंबर होगा। तो ध्यान रखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में टूट फूट के मरम्मत के लिए आवश्यक कोशिका विभाजन कौन है? आंसर करें आप सभी लोग। शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में टूट फूट के मरम्मत के लिए कौन सा कोशिका विभाजन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 है सूत्री, सेकंड है समसूत्री, थर्ड है अर्धसूत्री और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में टूट फूट का मरम्मत कौन से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होते हैं? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में टूट फूट के मरम्मत के लिए जो है वो समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि आपका मीटोसिस डिवीजन जो है वो जरूरी है। तो शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में टूट फूट का मरम्मत जो होते हैं वो समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में जनन या वृद्धि जो होते हैं वो आपका समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। शरीर में वृद्धि एवं विकास जो होते हैं वो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होते हैं। समसूत्री कोशिका के विभाजन के कारण ही जो आनुवांशिक स्थायित्व होता है वो सारा बना रहता है। तो इस तरह से ये सारा समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज आपके लिए कुल 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी जो है वो इसे 1-2 बार और देख लें ताकि आपका पूरा जो है वो क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाए। तो आप सभी समय से क्लास को फॉलो करें और अंत तक बने रहें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज हम लोग समसूत्री और सूत्री विभाजन को देखें। अगले क्लास में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी फिर से जो है वो समय से जुड़ेंगे और आपके लिए मैं नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँगा। तो आप सभी समय से जुड़े और क्लास को फॉलो करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप सभी फॉलो करते रहें। आज तत्काल यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।